अच्छा, तो आइए आज एक ऐसे मौजू पर बात करते हैं जो देखने में तो काफ़ी सीधा-साधा लगता है, लेकिन किसी भी कंपनी की कारकर्दगी की जो कहानी हमारे सामने आती है, उस पर उसका बहुत गहरा असर होता है। और वो मौजू है इन्वेंटरीज़। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? और इसका जवाब उनकी सेल्स की हिकमत अमली या ऑपरेशंस में नहीं, बल्कि कहीं और, अकाउंटिंग की दुनिया में छुपा हुआ है। तो सारा खेल इस बात का है कि अकाउंटिंग का सिर्फ एक छोटा सा इंतखाब, जो मालियाती गोशवारों में कहीं गहराई में छुपा होता है, कंपनी की पूरी माली कहानी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। चलें, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी, जिसे कहते हैं कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस। यानी ये कैसे तय किया जाता है कि जो सामान बिका उसकी लागत इनकम स्टेटमेंट में कैसे नजर आएगी। अब इसके दो सबसे मशहूर तरीके हैं, एक फाइफो और दूसरा लाइफो। ये दोनों तरीके समझें कि दो बिल्कुल अलग-अलग सोच पेश करते हैं कि इन्वेंट्री से लागत को इनकम स्टेटमेंट में कैसे मुंतकिल किया जाए। तो फरोख्त की लागत या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? सीधे लफ्ज़ों में ये वो सारे बराए रास्त अखराजात हैं जो बेची गई चीज़ों पर आए, और ये अदद सीधा सीधा इन्वेंट्री के तरीके से जुड़ा होता है, जो इसे इनकम स्टेटमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना देता है। ठीक है, तो अब जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि अकाउंटिंग का ये एक इंतखाब पूरी मालियाती तस्वीर पर कैसे असर डालता है, खास तौर पर एक ऐसे माहौल में जहां कीमतें मुसलसल बढ़ रही हों। ये टेबल महंगाई के दौर में इन दोनों तरीकों के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। फाइफो इस्तेमाल करने से क्या होता है? फ़रोख्त की लागत कम दिखती है, क्योंकि पुरानी सस्ती लागत पहले निकाली जाती है और इससे मुनाफा ज़्यादा नज़र आता है, जबकि लाइफो में नई यानी महंगी लागत पहले दिखाई जाती है। और अगर इसी चीज़ को ग्राफ की सूरत में देखें तो मुनाफे पर इसका असर बिल्कुल साफ नजर आता है। फीफो वाली कंपनी सिर्फ अपने अकाउंटिंग के तरीके की वजह से ज़्यादा मुनाफा बख्श लग रही है, जबकि ज़रूरी नहीं कि उसकी असल कारकर्दगी वाकई बेहतर हो। और ये असर सिर्फ मुनाफा तक ही नहीं रहता, बल्कि ये कंपनी के असासों और उन अहम मालियाती तनासुब यानी रेशोस पर भी पड़ता है, जिन्हें इस्तेमाल करके तज्जियाकार उसकी कारकर्दगी और माली हालत का अंदाज़ा लगाते हैं। ये किसी भी तज्जियाकार के लिए एक बहुत ही अहम नुक्ता है। इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे रेशोज अगर उनके पीछे छुपे अकाउंटिंग के तरीके को ना समझा जाए तो बहुत गुमराहकन साबित हो सकते हैं। अच्छा, अब इस मामले को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। दुनिया भर में अकाउंटिंग के उसूल एक जैसे नहीं हैं। दो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS और US GAAP, और इनमें कुछ बहुत बड़े फ़र्क हैं। IFRS के तहत लाइफो तरीका इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी और अमेरिकी कंपनियों का बराह रास्त मुवाज़ना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इन राइट डाउन्स की वापसी के जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, इनका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर इन्वेंट्री की कीमत कम होने के बाद दोबारा बढ़ जाए तो IFRS के तहत कंपनी अपने मुनाफे में इजाफा दिखा सकती है, जबकि US GAAP इस्तेमाल करने वाली कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए अकाउंटिंग के मेयार को समझे बगैर कोई भी तज्जिया अधूरा रह सकता है और उसके नतीजे में गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो इन तमाम बातों को अगर हम इकट्ठा करें तो ये छोटी छोटी तफसीलात को समझना ही एक तज्जियाकार को दूसरों पर एक अहम बर्तरी देता है। ये समझें कि एक अमली फ्रेमवर्क है, एक चेकलिस्ट है, जिसकी मदद से किसी भी कंपनी के रिपोर्ट करदा नंबर्स की तह तक पहुंचा जा सकता है। तो चलें इस पूरी गुफ्तगू के जो खास निकात हैं उन पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। यही वो बातें हैं जो एक गहरे और दुरुस्त इन्वेंट्री तज्जिए की बुनियाद बनती हैं। और आखिर में ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल रह जाता है कि जो कुछ भी रिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें से कितनी हकीकत है और कितना सिर्फ वो कहानी है जिसे सुनाने के लिए आदाद-ओ-शुमार को चुना गया है।